आज उसको छोड़ के आई है हॉस्टल में। घर से लड़कियां भाग जाती हैं तो तू देखना एक दिन वो किसी लड़के के साथ भाग जाएगी और मरे हुए बाप का नाम खराब करेगी। एक तो वो माहौल समझ में नहीं आ रहा था कि सब लड़के लड़कियां एक साथ घूम फिर रहे हैं, आपस में बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, और उसके अलावा मुझे जो भी पढ़ाई थी वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। मेरी मम्मी की दवाइयों के लिए मुझे वो पैसे उनके इतना बोलने के बाद मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन मुझे लेने पड़े। आई लाइक यू, कैन आई टच यू। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूं? आपकी आंखों के सामने जो इंसान खड़ा है वो आपके पापा की उम्र का है। किस्मत मेरी अच्छी नहीं तो क्या, इसे बदल तो सकती हूँ मैं। करके मेहनत जी तोड़ सब कुछ पा भी सकती हूँ मैं। ख्वाहिश है जो मेरी, इसे किस्मत के भरोसे छोड़ सकती नहीं मैं। मंजिल को मुझे मेरी हर हाल में पाना है, यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठ सकती नहीं मैं। मेरा नाम रश्मि है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं जो अमरोहा जिले में है। और ये जो पंक्तियां हैं ये मेरे ऊपर बिल्कुल फिट बैठती हैं और इसीलिए मैंने खुद लिखी भी हैं। और मैं इस चीज़ में विश्वास भी रखती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन आपको ये सब जानने के लिए कि आखिर क्या थी वो मंजिल मेरी जिसको पाने के लिए मुझे इतनी कोशिश करनी पड़ी, उसके लिए आपको मेरी जो कहानी है उसे जानना पड़ेगा। तो चलिए मैं अब आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मेरी कहानी, मेरी जो ज़िंदगी है उसका जो सच्चा संघर्ष है वो शुरू होता है जब मैं केवल 7 साल की थी। मेरी 7 साल की उम्र में ही मेरे पापा की डेथ हो जाती है और हम 3 भाई बहन थे। एक मेरा बड़ा भाई था और एक छोटा भाई। और उस टाइम हम लोग बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। हम एक छोटे से गाँव में रहते थे, हमारी 7-8 बीघा ज़मीन थी जिससे हमें अपना गुजारा करना था। तो मेरी मम्मी उस टाइम पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि 3 बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं था। और जब आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता तो आपका घर परिवार, आपका गांव, आपके रिश्तेदार सबसे पहले आप लोगों से मुंह मोड़ लेते हैं। तो यही कुछ हुआ था मेरे परिवार के साथ, यानी मेरी मम्मी के साथ। हमारे सारे रिश्तेदार, गांव वाले सब लोगों ने हमसे पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया था। तो जैसे तैसे हम लोगों का गुजारा चल रहा था। मेरी मम्मी जैसे तैसे मेहनत करके, खेती बाड़ी करके हम लोगों को पाल रही थी, पढ़ा रही थी। 10th मैंने अच्छे से पास किया, उसके बाद नंबर आता है 12th का। तो उस स्कूल में भी 12th में मैथ्स नहीं थी। तो फिर मुझे मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल में मेरी मम्मी ने पढ़ने भेजा। इस चीज को लेकर भी मेरे गांव वालों ने बहुत बातें बनाई। सबसे पहली चीज, मैं लड़की हूँ, मैं मैथ्स क्यों ले रही हूँ। दूसरी बात, मैं 4 किलोमीटर दूर अकेले जाऊंगी, अकेले आऊंगी, वो सब चीजें मतलब एक लड़की को नहीं करनी चाहिए। और उन लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया ये इसलिए जाना चाहती है क्योंकि अकेले जाएगी आएगी और वहां पर लड़के भी पढ़ते हैं, तो शायद ये इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वहां पर लड़के हैं। जब मेरी मम्मी मुझे मेरे हॉस्टल छोड़कर वापस गांव पहुंची और उस दिन मेरी एक ताई जी थी, उन्होंने मेरी मम्मी से बोला कि तू आज उसको छोड़ के आई है हॉस्टल में। घर से लड़कियां भाग जाती हैं तो तू देखना एक दिन वो किसी लड़के के साथ भाग जाएगी और मरे हुए बाप का नाम खराब करेगी। और ये बात मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए सच में बहुत ही दुखदाई थी। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, मैं उसे पढ़ाऊंगी। मैंने वहाँ से हॉस्टल से 12th किया। 12th करने के बाद फिर अब दोबारा से वही चुनौती थी कि आगे मुझे क्या करना है। मैंने फिर से सोचा कि मुझे बीटेक करना है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरी मम्मी के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने सोच तो लिया, मैंने भी सोच लिया, लेकिन अब हमारे सामने 2 चुनौतियाँ थीं। पहली चुनौती कि पैसा कहाँ से आएगा। दूसरी चुनौती कि फिर से वही गांव वाले, रिश्तेदार और घर परिवार वाले फिर से खड़े हो जाएंगे ताने देने के लिए। जो लोग ये तक बोल चुके हैं कि ये भाग जाएगी, किसी लड़के के साथ निकल जाएगी, तो वो सोचिए अब क्या क्या कहेंगे। क्योंकि बीटेक मेरे गांव के आसपास तो था नहीं, उसके लिए मुझे फिर से 4 साल किसी शहर में, किसी और दूसरे शहर में मुझे घर से बाहर रहना था। लेकिन फिर वही चीज़ हुई, मेरी मम्मी ने जो मेरी इच्छा थी उसका मान रखते हुए मेरी मम्मी ने मुझे फिर से पढ़ने के लिए शहर में भेजा। वहाँ जाकर जो माहौल था वो मेरे लिए बिल्कुल नया था क्योंकि मैं एक गांव की पढ़ी लिखी लड़की थी। हिंदी मीडियम स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंजीनियरिंग में लड़कियों का जो रेशियो है वो बहुत कम होता है। तो मेरी ब्रांच में, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया है, तो मेरी ब्रांच में भी 100 लड़कों में केवल 8 लड़कियां थीं। और वहाँ पर सब लोगों के साथ मिक्सअप होके बैठना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं उस गांव से निकल कर गई थी जहाँ लड़कियों का लड़कों से बात करना भी सही नहीं माना जाता है, तो लड़कों के साथ पढ़ाई करने को तो वो लोग कैसे ही अलाउ करेंगे। तो मुझे एक तो वो माहौल समझ में नहीं आ रहा था कि सब लड़के लड़कियां एक साथ घूम फिर रहे हैं, आपस में बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, और उसके अलावा मुझे जो भी पढ़ाई थी वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि बीटेक का जो सिलेबस था वो फुल इंग्लिश में था।
और इंग्लिश में मेरी बिल्कुल भी इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी। मैंने रात को मेरी मम्मी से बात की और उनको बोला कि मम्मी मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली कि बेटा ठीक है, जो हमारे 60-70 हज़ार रुपए गए हैं वो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन तुझसे नहीं हो पा रहा तो ठीक है, छोड़ दे। लेकिन एक बात मैं तुझे यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जिस दिन से तू गई है उस दिन से गाँव के एक तेरे चाचा रोज़ घर आके बैठते हैं और वो एक ही बात बोलते हैं कि लड़की है, लड़कों से बीटेक नहीं होता, ईयर बैग लग जाती है। तो देखना 1 साल के अंदर ये भी ईयर बैग लगा के घर आके बैठ जाएगी। मैंने फिर से हिम्मत की, अपना पुलंदा बांधा और वापस अपने हॉस्टल पहुंच गई। केवल उन चाचा जी और गांव के बाकी लोगों को यह साबित करने के लिए कि लड़कियां भी टेक्निकल डिग्री ले सकती हैं, और मैंने अपना बीटेक 70% के साथ अच्छे से कंप्लीट किया। अब बीटेक करने के बाद नंबर था जॉब का। जब बीटेक किया है तो ऑब्वियसली जॉब भी करनी है ना। फाइनली मुझे जॉब मिलता है, लेकिन वो जो जॉब था वो एक तरीके से ट्रेनिंग था और उन्होंने मुझे केवल 4,000 रुपए महीने पे जॉब दिया था। मैंने फिर भी उसको ज्वाइन कर लिया, ये सोचते हुए कि मैं आगे ट्राई करती रहूंगी, ये सोचते हुए कि ट्रेनिंग के साथ साथ मैं कंटिन्यू ट्राई करती रहूंगी और शायद मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। मेरी मम्मी खेत से वापस आ रही थी, मेरी मम्मी भैंसा बुग्गी के नीचे गिर जाती हैं और वो पूरे बेड रेस्ट पे चली जाती हैं। उस टाइम पर मेरे किसी भाई की शादी नहीं हुई थी, तो मुझे मेरी मम्मी की टेक केयर के लिए वापस गांव जाना पड़ता है, अपनी जॉब छोड़ के जाना पड़ता है। 3 से 4 महीने मुझे जॉब करते हुए थे। मेरी मम्मी की पूरी बॉडी बुरे तरीके से चोट में मतलब घायल हो चुकी थी और वहाँ पर मैं गाँव पहुँच जाती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि चोट लगी थी तो इलाज कराना था तो पैसे चाहिए थे। अब फिर से वही समस्या आती है कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो उसके लिए मैंने वहीं अपने होम टाउन में एक कॉलेज ज्वाइन किया। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पढ़ाना शुरू किया। मेरी मम्मी की 2 दिन की दवाई 1500 रुपए की आती थी और एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं मेरी ताई जी के पास पहुंची, गांव की ताई जी थी, उनसे मैंने कहा ताई जी आज मुझे 1500 रुपए उधार दे दो, 2-3 दिन में मेरी सैलरी आ जाएगी, मैं आपको दे दूंगी। उन ताई जी ने मुझे उन 1500 रुपए को देना तो पड़ा क्योंकि उनके हाथ में उस टाइम कुछ पैसे थे, तो वो मना तो मुझे नहीं कर पाई। लेकिन उन्होंने मुझे ये चीज़ 4 से 5 बार बोल दी कि बेटा प्लीज़ परसों दे देना, हमें खाद मंगाना है, प्लीज़ परसों दे देना, हमें खाद मंगाना है। तो 1500 रुपए मुझे लेने तो पड़े क्योंकि मेरी मम्मी बेड रेस्ट पे थी, मेरी मम्मी की दवाई आनी थी। मैं सच बोलती हूँ, अगर मुझे अपने किसी और काम के लिए वो पैसे लेने होते तो मैं वो पैसे कभी नहीं लेती। लेकिन मेरी मम्मी की दवाइयों के लिए मुझे वो पैसे, उनके इतना बोलने के बाद मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन मुझे लेने पड़े क्योंकि वो दवाई के लिए चाहिए थे। उसके बाद मेरी मम्मी ठीक हो जाती हैं 4-5 महीने में, और मैं वहीं पर जॉब कर रही थी और वहाँ से मुझे निकलने में फिर 2 साल लगे। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी, वापस मैं दिल्ली आई, मैं बेरोजगार थी। मैंने 2 महीने बहुत धक्के खाए। मैं लक्ष्मी नगर में रहती थी दिल्ली में, लेकिन मुझे कहीं कोई जॉब नहीं मिल रहा था। 2 महीने के बाद मुझे एक कंपनी से कॉल आया। वहाँ पर मैं जब इंटरव्यू देने गई, वो लोग भी मुझे थोड़ा कन्विंस लग रहे थे, पूरा कन्विंस नहीं थे। तब मैंने उनसे एक बात बोली, जो मेरे मैनेजर थे वहाँ पे, कि सर आप मुझे रख लीजिए, अगर आपको लगता है 1 महीने में कि आप जो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं मैं नहीं सीख पा रही हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे रख लो और आप मुझे 1 महीने के बाद बिना किसी सैलरी के निकाल देना। वो एग्री हो गए इस बात पे कि ठीक है, हम आपको 1 महीने के बाद अगर आप नहीं कर पाओगे तो हम आपको बिना किसी पैसे के निकाल देंगे। एक दिन मैं अपने उन्हीं बॉस को वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दे रही थी, मेरा पूरा ध्यान मेरा प्रेजेंटेशन में था, कि अचानक से मेरे कानों में आवाज़ पड़ती है, आई लाइक यू, कैन आई टच यू। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूं? आपकी आंखों के सामने जो इंसान खड़ा है वो आपके पापा की उम्र का है और आप उस इंसान के साथ 2 साल से काम कर रहे हो। आपको 1% भी उम्मीद नहीं है कि वो इंसान ऐसी बात बोल सकता है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा है। तो आप सोचिए कि आप उस टाइम पर जो मेरी सिचुएशन रही होगी कैसी रही होगी। मैं एकदम से फ्रीज हो गई थी, मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता मैंने वहाँ पर उनको नो बोला, ये तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, लेकिन उसके बाद मैंने मेरा हैंड बैग वगैरह कुछ वहाँ से नहीं उठाया। मैं सीधे भागी, ऑटो बुक करके मैं जैसे तैसे अपने पीजी पहुँची। पीजी पहुँचने के बाद मैं रोई, बहुत रोई, रोते रोते सो गई। माना कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे भाइयों ने भी यही चीज़ बोली कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरी गलती है, मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था हर इंसान मुझे ब्लेम करेगा कि इसमें तू गलत है। अगर किसी लड़की को कोई कुछ बोलता है, चाहे वो वर्किंग प्लेस पे हो या पब्लिक में हो, तो क्या उस लड़की की गलती है? आप लोगों से ये मेरा सवाल। और इस इंसिडेंस और इस घटना के बाद मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि वो जॉब तो मेरी छूट ही गई थी, लेकिन उसके बाद कहीं पर भी किसी भी इंटरव्यू को देने जब मैं जाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा घबराती थी और मेरे हाथ पैर कांपते थे। बहुत टाइम लगा मुझे इस चीज़ से बाहर आने में।
मेरे गाँव वाले ये बात तो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते थे कि निरंकार की बेटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करके जॉब कर रही है। लेकिन रिश्ता बताने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी के पास देने के लिए दहेज नहीं था और इसी वजह से कोई भी रिश्ता नहीं बताता था। और जो भी 1-2 रिश्ते किसी ने बताए, तो उसमें से कोई या तो डिवोर्सी था या कोई शराबी-कबाबी था। तो उस टाइम सिचुएशन ये थी कि जब मुझे लगा कि मेरी मम्मी मेरी शादी को लेके इतना ज़्यादा परेशान है और कोई रिश्ते नहीं बता रहा है, तो मैंने फाइनली जो एक डिवोर्सी था उसके लिए हाँ कर दी। मैंने मेरी मम्मी को बोला कि ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, क्योंकि जो वो डिवोर्सी था वो 1 रुपए में शादी करने के लिए तैयार था। उसको बस केवल ये था कि आप खाना खिला देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरी मम्मी और मेरे भाइयों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो कम से कम मेरी मम्मी कर्ज से बच जाएँगी। और ये चीज़ जब मैं आज याद करती हूँ ना, तो मुझे बहुत रोना आता है कि मुझे वो सिचुएशन याद आती है कि मेरे बिन बाप के होने का लोगों ने इतना फ़ायदा उठाया कि मतलब मुझे रिश्ते तक नहीं बताए, जो कि मैं अच्छी वेल एजुकेटेड थी, एक अच्छे पैकेज पे गुड़गाँव में काम कर रही थी, और मुझे रिश्ता बताया तो एक डिवोर्सी का। और मैंने उस डिवोर्सी से मिलने के लिए हाँ भी कर दिया। मैंने मेरे भाई को बोला कि ठीक है, कमिंग संडे उससे मीटिंग के लिए फिक्स कर ले, लेकिन बाद में कहीं पता चला कि वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा अपने आप की चलाने वाला था, और इसी वजह से जो उसकी पिछली शादी थी 6 महीने के अंदर ही टूट गई थी। और इस वजह से फिर मेरे भाई ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि शादी नहीं होगी, कुंवारी रख लेंगे, लेकिन ऐसे इंसान के साथ शादी करके इसका नसीब नहीं फोड़ेंगे। लड़का दुबई में जॉब करता है, घर परिवार पर सब प्रॉपर्टी अच्छी है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उनको लड़की लंबी चाहिए और वर्किंग चाहिए, उनका ऐसा मानना था। तो मैंने सोचा कि शायद उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उनको बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होगी दान-दहेज की। तो हम लोग गए, उनको पसंद आ गया, उनकी तरफ से भी ओके था, मेरी तरफ से भी ओके था। लेकिन जो हमारे मीडिएटर थे, उन्होंने बोला कि नहीं, 14-15 लाख की शादी करनी पड़ेगी, गाड़ी तो एटलीस्ट आप लोगों को देनी पड़ेगी, लड़का दुबई में है, इतना अच्छा घर परिवार है। मैंने वहाँ पर मना किया, साफ मना कर दिया कि मम्मी मैं नहीं करूँगी ये शादी, 14-15 लाख नहीं है हमारे पास, कहाँ से देंगे हम लोग। लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा, बिना पैसे के तो ना वही मिलेंगे, डिवोर्स ही मिलेंगे, शराबी कबाबी मिलेंगे। उसके बाद मुझे फिर ये बात माननी पड़ी। तो मैंने मेरी मम्मी से एक ही बात बोली कि मम्मी आप कह रहे हो ना, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप जो भी कर्ज पानी लोगे उसको चुकाने में मैं पूरी मदद करूँगी। फाइनली मेरी शादी हो जाती है, और शादी के बाद भी मैं जॉब कर रही थी, और वर्किंग गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो ससुराल वालों की एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि उनको लड़की वर्किंग भी चाहिए और प्लस उसमें सारे हाउसवाइफ के गुण भी होने चाहिए। तो यही चीज़ें मेरे सामने भी आ रही थी, और मेरा ये मानना है कि अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों वर्किंग हैं, तो वाइफ और हस्बैंड दोनों को मिलकर घर के काम भी करने चाहिए। हस्बैंड को वाइफ का हाथ घर में बटाना चाहिए। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक चीज़ मुझे खाई जा रही थी, वो ये थी कि जो मैं अपने घर का जो कर्ज था उसको देने के लिए हर महीने जो मैं एक इंस्टॉलमेंट पे करती हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड से छुपानी पड़ रही थी। तो फाइनली मैं एक अपने हस्बैंड के सामने एक दिन ये चीज़ बोल देती हूँ कि ऐसे मुझे ये देना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, और उन्होंने ये भी बोला कि तू अगर शादी से पहले बता देती तो हम इतना मतलब महंगी शादी ही नहीं करते, नहीं रखते इतना। लेकिन मैं ये कैसे बता सकती थी, क्योंकि जो हमारी शादी थी वो अरेंज मैरिज थी, और अरेंज मैरिज में तो मैं ये नहीं बोल सकती थी ना। शायद वो सुन के पीछे हट जाते, और एक रिश्ता, टूटी हुई लड़की का रिश्ता फिर कौन लेकर आता, जब कोई बिन बाप की बेटी का रिश्ता वैसे ही नहीं लेके आ रहा था कि उसके पास दान दहेज नहीं है देने के लिए। तो इसलिए मैंने शादी से पहले उनको ये सब नहीं बताया था। सब कुछ सही चल रहा था, सब अच्छे से जा रहा था। उसके बाद मेरी बेटी होती है 2019 में, और मेरी बेटी जब 6 महीने की होती है, मैं वापस से ऑफिस ज्वाइन करती हूँ, और उस टाइम पर कोविड आ चुका होता है। कोविड आने के बाद मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था, लेकिन मेरी बेटी की टेक केयर के लिए वहाँ कोई नहीं था। जॉब तो मैं छोड़ नहीं सकती, जॉब नहीं छोड़ना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जो कर्ज लिया था मेरी शादी में वो अभी तक मेरे सर पे चल रहा है। 1 डेढ़ महीना मेरी सास वहाँ पर रहीं, और उसके बाद जब मेरी बेटी 9 महीने की थी, मेरी मम्मी को मैंने बुलाया। मेरी मम्मी 1 महीना रहीं, और उसके बाद जब उनको 1 महीने से ज़्यादा लगा, तो एक दिन उन्होंने भी मना कर दिया साफ कि मैं नहीं रह सकती। मतलब मेरी खुद की मम्मी ने मना कर दिया कि चाहे तू कुछ भी कर, मुझे नहीं पता, तेरी बेटी है, तेरी जिम्मेदारी है, तुझे जैसे संभालना है तू संभाल, मैं नहीं रह सकती। मुझे मेरी बेटी को 11 महीने के गाँव में छोड़ना पड़ा, 1 महीना मेरी मम्मी ने नहीं दिया मुझे। तो मेरी बेटी को मैंने गाँव में छोड़ा, और उसके बाद मैं यहाँ रहना शुरू कर दिया। मैं मेरी सोई हुई बेटी को छोड़ के आती थी जब मैं ऑफ़िस के लिए आती थी, और घंटों रोती थी आने के बाद। मेरा मन नहीं लगता था, और धीरे-धीरे जो मेरे माइंड की सिचुएशन थी वो ऐसी हो गई थी कि मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ।
इस वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के थोड़े झगड़े होने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ समाज में क्या है कि हम लोग फिजिकल जो बीमारी होती है उसको तो समझ जाते हैं, लेकिन जो मेंटली बंदा फील कर रहा होता है उसको नहीं समझते। और मेरे घर वाले तो क्या सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड को भी ये चीज़, हर चीज़ में मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया, लेकिन मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ इस चीज़ को वो भी नज़रअंदाज कर रहे थे। और इसी वजह से हमारे झगड़े बढ़ने लगे। डॉक्टर ने एक बात बोली कि बेटा एक ही बात बोलूंगा, तुझे इस सिचुएशन से केवल तू बाहर निकाल सकती है, कोई और तुझे इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकता, ना कोई साइकेट्रिस्ट ना कोई काउंसलर। डिप्रेशन से अगर तुझे बाहर निकलना है तो तुझे खुद की मदद खुद करनी होगी। और उसके बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हुई। मेरे हस्बैंड ने भी इन चीज़ों को समझा और कोऑपरेट किया, और उसके बाद हमारी मैरिड लाइफ में चीज़ें सब कुछ ओके चल रही हैं, नॉर्मल हैं। और डिप्रेशन से निकलने के बाद मैंने सोचा कि ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे तो कुछ नहीं होगा ना, ऐसे ही तो मैं अपनी बेटी के पास वापस नहीं पहुंच जाऊंगी ना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अपने यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल खोले, यही सोचकर स्टार्ट किया था कि कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुंचूंगी एक दिन, और शायद अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी के पास पहुंच जाऊंगी, या अपनी बेटी को यहाँ पर बुला सकती हूँ, उसका खर्च उठा सकती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं उसको यहाँ पर नहीं बुला पा रही हूँ। मैं आज भी अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी करती हूँ, अपने हस्बैंड को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हूँ, और उसके अलावा अपने भाइयों को भी सपोर्ट कर रही हूँ, जो कर्ज है उसको दे रही हूँ। ये मेरी कहानी थी जो मैं यहाँ जोश टॉक के मंच पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और अपनी कहानी यहाँ पर इस तरह से इतनी सारी पब्लिक के सामने सुनाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आप लोगों के सामने सुना भी नहीं पाती, लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो यही था कि मैं चाहती हूँ हर औरत को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जिसने अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ फेस की है उसे उसको शेयर करना चाहिए और लोगों से, जिससे कि हम जैसी जो हजारों लाखों लड़कियां किसी गांव में किसी गली में बैठी हैं, तो शायद उन लोगों को कुछ हिम्मत मिले, और वो भी एक हिम्मत और एक जज्बा अपने अंदर पैदा करके उस गली और उस गांव से निकलकर कहीं किसी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच पाएं। और मेरा मानना है कि हर ऑर्डिनरी नारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है अगर वो आवाज उठाए, जैसे मैंने उठाई।